अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं इन पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉज़ है दैट इज़ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। आप ये देखें कि 1958, 1969, 1977 और 1999 में डिफरेंट जो मार्शल लॉज़ हैं वो इम्पोज़ किए गए हैं। जिस जो सिविल मिलिट्री के रिलेशंस हैं वो ज़ाहिर सी बात है इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है एक मेजर कॉज़ है इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। उसके बाद आपके पास वीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाता है, या यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले तो वो बना ही बहुत लेट था। 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद वो एब्रोगेट हुआ तो 1962 का आ गया। उसके बाद उसको भी एब्रोगेट किया है तो फिर 1973 का आया, जिस पे थोड़ा कॉन्सेंसस जो है वो बिल्ड हुआ है अलोंग द प्रोविंसेस। तो ये भी एक रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। उसके अलावा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी कि हमारे यहाँ पे देखें हम भुट्टो या शरीफ ही डोमिनेट कर रहे होते हैं और रिपीटेडली इन्हीं के साइकिल यानी उन्हीं में से लोग जो हैं बार बार आ रहे होते हैं इन द गवर्नमेंट। जिससे क्या होता है जो क्रिटिक होती है उसकी एज सच इम्पोर्टेंस नहीं होती कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं, यही जो कंट्री को है वो रन कर रहे हैं। उसके अलावा आप इलेक्टोरल जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को मेंशन कर सकते हैं कि जो है रिगिंग के एलिगेशंस होते हैं वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे 1977 का हो, 2013, 2018 या 2024 का। उसके अलावा आप जुडिशियल एक्टिविज़्म को कोट कर सकते हैं कि सू मोटो जो पावर्स हैं वो एक्सेसिवली यूज़ होती हैं, जिससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड वीक फेडरलिज्म आ जाता है। ऑल्दो कि हमने 18th अमेंडमेंट पास करके जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो बलूचिस्तान है या यूपी के ग्रीवेंसेस हैं वो वहीं के वहीं हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उससे। उसके बाद पुअर गवर्नेंस एंड इकोनॉमी है। जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें आप व्हाई नेशंस फेल इसिमोंग और रॉबिन्सन की बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कि वो कहते हैं जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उसके अलावा जो सोसाइटी है वहाँ पे मिसट्रस्ट होगा, पीपल जो होंगे वो एक्सप्लॉइटेड होंगे बाय द एलीट कैप्चर। और उसके अलावा यहाँ पे आप डॉक्टर इशरत हुसैन को कोट कर सकते हैं जो ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का एक मेजर मसला है वो गवर्नेंस का ना होना है, यानी कि जो गवर्नेंस है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वो ना होने के बराबर है, जिससे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सी और जो वजूहात हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो जन्म ले रही होती हैं। उसके अलावा आप इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो आप बताएंगे पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी है, इसमें भी आप डॉक्टर इशरत हुसैन को कोट कर सकते हैं कि एक मेजर मसला पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी है, पॉलिसी मेकिंग है। और क्या होता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो पिछली की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको साइडलाइन करती हैं और नई इंट्रोड्यूस करवा देती हैं, जिससे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और टाइम भी कंज्यूम होता है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है, यानी कि जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके अलावा राइज़ ऑफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, पॉपुलिज्म के नैरेटिव्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा वीक नेशनल कोहेन, ज़ाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी बलूचिस्तान के और ऐसे जो अंडर डेवलप एरियाज़ होंगे और प्रोविंसेस होंगे उन वो जब ये इनइक्वालिटी देखेंगे तो उसकी वजह से भी जो नेशनल यूनिटी है ये कहीं ना वो वीक हो जाएगी। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस सुप्रीमेसी में पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए एट एवरी कॉस्ट, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उनको इंटरप्रेट करेगा या उनको इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे वो जुडिशरी के हों चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, देयर शुड बी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल्स। उसके अलावा सिविल मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए। सिविल जो गवर्नमेंट है उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, मिलिट्री को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल जो डोमेन है उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए, यानी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको इंश्योर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो पार्टी की फाइनेंसिंग है वो भी। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, यानी कि
ہمارے پاس بائیومیٹرک اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یا کوئی اور قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے، یعنی کہ جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اس کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے، اور جو سو موٹو ہے اس کی جو لمٹس ہیں ان کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو فیڈرلزم یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے پولیٹیکل ہم لوگ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے فرام پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ تو یہ ساری کازز تھیں، امپیکٹس تھے اور وے فارورڈ تھے۔ تو نیکسٹ آپ جس ٹاپک کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں یو کین کمنٹ می، دین آئی ول ٹیل یو ان ڈیٹیل ان اندر ویڈیو۔ اوکے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔